हेलो। देखिए, हेलो बाबू, हम लोग जो है मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में 3 वीडियो में हम लोग अभी तक वृषण के बारे में, मानव जनन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने टीएस ऑफ टेस्टिस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग आगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस, मतलब टेस्टिस का वृषण का लंबवत काट के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हम लोग let us start with our topic, that is LS of testis. हम लोग आज लगाएंगे हेडिंग LS ऑफ टेस्टिस, मतलब वृषण का LS मतलब क्या, लंबवत काट। जल्दी से आप हेडिंग लगा लेंगे LS ऑफ टेस्टिस। हम लोग एक डायग्राम के सहारे जो है टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, आप हेडिंग लगाएंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप हेडिंग लगा लेंगे आप। देखिए, वृषण का एलएस काट करने पर किस तरह का संरचना दिखाई देता है, हम लोग डिस्कस करते हैं। साथ में आप ध्यान देंगे किस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, आपको आसानी होगी, सहूलियत होगी।
देखिए बाबू, हम लोग देखेंगे वन बाय वन। हम लोग कल पढ़ रहे थे कि टेस्टिस का जो है वृषण का कवर को हम लोग ट्यूनिका बोलते हैं। बाहरी कवर का नाम था ट्यूनिका वेजाइनलिस। तो यहां भी टेस्टिस का जो है बाहरी जो है कवर जो है देखिए, कलर चेंज करके देखते हैं थोड़ा। हम लोग जो है टेस्टिस का बाहरी जो कवर है उसका नाम क्या है बाबू? क्लियर है? व्हाइट ही सही। वृषण का जो बाहरी कवर है, परत है, वो क्या था? ट्यूनिका वेजाइनेलिस। ट्यूनिका वेजाइनेलिस। ट्यूनिका वेजाइनेलिस। उसके बाद वृषण का जो दूसरा जो था परत, कल देख रहे थे आप, ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया। तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे बाबू। देखिए वृषण में कुछ इस तरह का, देखिए एक कंपार्टमेंट टाइप का बना हुआ, जैसे 1 2 3 4 इस तरह का कंपार्टमेंट बना हुआ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वृषण का कोष्टक। ये वाला जो 5 बना है, तो यह कोष्टक बनता है किससे? ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया जो मध्य परत होता है, वह वृषण में धंसकर, अंदर की ओर धंसकर ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया ही कोष्टक का निर्माण करता है। तो यह वाला जो लेयर जो है बनाया था, वो क्या? ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया। और इस तरह से क्या बनाया? वह कोष्टक बनाया, वृषण का कोष्टक बनाया, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल बोल रहे हैं। मतलब बाहरी लेयर ट्यूनिका वेजाइनलिस, इसका मध्य वाला लेयर जो है वृषण में इस तरह से धंस करके वृषण में क्या बना रहा है? वृषण कोष्टक बनाता है, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल बोल रहे हैं। और कहा जाता है कि एक वृषण में इस तरह का लगभग 250 कोष्टक पाया जाता है बाबू, जिसमें कि अभी तो यह हम लोग समझने के लिए 1 2 3 4 कोष्टक बनाए। इस तरह का जो है 250 कोष्टक एक वृषण के अंदर लगभग इस तरह से ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया ढस करके वृषण का कोष्टक कितना? लगभग 250 कोष्टक का निर्माण करता है। ध्यान देंगे, 2 कोष्टक है, मान लीजिए एक कोष्टक इधर, तो इस कोष्टक के बीच के जगह को हम लोग बाबू बोलते हैं सेप्टम। 2 कोष्टक के बीच के जगह को क्या बोलते हैं? सेप्टम। और प्रत्येक कोष्टक में देखिएगा इस तरह से कि हम लोग कुंडली नुमा संरचना बनाए हैं। देखिए इस तरह से हम लोग 1 से 3 जो है कुंडली नुमा संरचना बनाए हैं। यह कुंडली नुमा जो संरचना है बाबू, याद कीजिए कल टीएस पढ़ा रहे थे तो, और ऐसे भी बता रहे थे कि वृषण का जो है शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाएं में बनती हैं। वो क्रियात्मक और सूक्ष्मतम और क्रियात्मक इकाई है वृषण का। तो आप देखिए वही शुक्रजनक नलिकाएं जो है प्रत्येक कोष्टक में कितना? इस तरह से 1 से 3 प्रत्येक कोष्टक जो 250 कोष्टक है, प्रत्येक कोष्टक में लगभग 1 से 3 जो है
शुक्रजनक नलिकाएं हैं। शुक्रजनक नलिकाएं क्या है? शुक्रजनक नलिकाएं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो अगर 250 कोष्ठक है और प्रत्येक में हम बात कर रहे हैं कि 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं हैं, तो इस तरह से एक वृषण में लगभग बाबू कितना हो जाएगा? लगभग 750 शुक्रजनक नलिकाएं जो है पाए जाएंगी एक वृषण में। क्लियर? अब देखिए, यह शुक्रजनक नलिकाएं एक जाल के समान संरचना में आके एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है, जिसको इस जालनुमा संरचना को हम लोग बोलते हैं बाबू क्या? वृषण जालिका। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम लोग रेटी टेस्टिस। और यह वृषण जालिका से देखिए 10 से 15 पतली नलिका लेकर के शुक्राणु को आगे बढ़ती है। यह कितने हैं संख्या में? लगभग 10 से 15 पतली नलिका लेकर के शुक्राणु को आगे बढ़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं शुक्र अपवाहक नलिका है। मतलब जो शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं में बना, वृषण जालक में पहुंचा, वृषण जालक से 10 से 15 कितना संख्या बाबू इसका? 10 से 15 की संख्या में नलिका निकलती है, जिसको बोलते हैं शुक्र अपवाहक नलिकाएं। मतलब शुक्राणु को ऊपर ले जाने वाली नलिकाएं। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं वैस इफरेंसिया या वैसा इफरेंशिया बोलते हैं इसको हम लोग। क्लियर? अब ध्यान देंगे, वैसा इफरेंशिया अपवाहक नलिकाएं देखिए कुंडली नुमा संरचना में मिल रही है। याद कीजिए, वृषण कोश में हम कुछ इस तरह का जो है वृषण बनाए थे, और वृषण में फिर इस तरह से कुंडली जैसा ऐसे 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 करके बनाए थे। तो वही को जब एलएस करके आप जब पढ़िएगा, तो वही जो यह कुंडलित संरचना है अधिवृषण, वही यह अधिवृषण इस समान दिखाई जब आप इसका एलएस सेक्शन करके आप पढ़ेंगे तो यह क्या है? हमारा अधिवृषण है। बुक एपिडिडाइमिस हिंदी में भी लिख देता है, जबकि रॉन्ग है। अंग्रेजी को अंग्रेजी की तरह ही पढ़ा जाए, नहीं तो एनसीईआरटी की तरह शुद्ध हिंदी। इसका शुद्ध हिंदी अधिवृषण है। अब इसको एपिडिडाइमिस को एपिडिडाइमिस ही पढ़ेंगे। अब हिंदी में उसको ए या पी करके लिखने से कोई मीनिंग नहीं बनता है। एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। तो जो शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं में बना, वृषण जालिका में पहुंचा, 10 से 15 अपवाहक नलिकाएं शुक्राणु को लेकर के पहुंचा कहां? अधिवृषण में। अधिवृषण का भी आपका एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा है, और अच्छे बुक सब आप पढ़ेंगे तो अधिवृषण भी 3 पार्ट होता है। अधिवृषण का ऊपरी पार्ट जहां पर ये अपवाहक नलिकाएं मिलती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैपूट। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसमें, जब अधिवृषण लिखवाएंगे तब आपको समय लिखवा देंगे। अभी आप समझ लीजिए, अधिवृषण का ये पूरा जो अधिवृषण है, कहा जाता है 6 मीटर लंबा जो है, घोड़े के नाल के समान। मान लीजिए ये वृषण है तो इस तरह से यह लगा रहता है। घोड़ा का नाल आप देखे होंगे, घोड़े का नाल कुछ इस तरह का घोड़े का नाल होता है, उस तरह का संरचना है। जो मान लीजिए वृषण है तो उसके किनारे में इस तरह से यह पाया जाता है अधिवृषण। अधिवृषण जो है क्वाइल्ड है, कुंडलित है, 6 मीटर लंबा घोड़े के नाल की समान संरचना है।
इसमें शुक्राणु जो है संचय 1 महीना तक इसमें होता है। अगर शुक्राशय में ना पहुंचे तो इसमें शुक्राशय पहुंचने से पहले जो है इसी में जो है पाया जाता है। कुंडलित है, घोड़े के नाल के समान इसकी संरचना है। जिस भाग से अधिवृषण का यह अपवाहक जुड़ा हुआ बोल रहे थे उसको क्या कैपुट। बीच वाले भाग को बाबू बोलते हैं हम लोग कॉर्पस। और निचला अधिवृषण का भाग जहां से शुक्रवाहिनी लेकर के निकलती है इसको हम लोग बोलते हैं कौडा। यह मेडिकल में, नीट में, ये सब में क्वेश्चन आते रहते हैं कि अधिवृषण के किस भाग से शुक्रवाहिनी निकलती है, तो कौडा वाला भाग से। अधिवृषण के किस भाग से अपवाहक नलिका जुड़ती है, कैपुट वाले भाग से। क्लियर। अब जो शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं में बने थे, वृषण जालिका में पहुंचा, अपवाहक में पहुंचा, अधिवृषण में पहुंचा, और अधिवृषण के बाद जो शुक्राणु को लेकर के जाने वाली जो नलिका है इसका नाम है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी जिसको हम लोग बोलते हैं वैस डिफरेंस। तो यह हमारा पूरा एलएस जो है काट है वृषण का। आपको हम अभी तक केवल लेबलिंग करके दिखाए थे। अब इसके फंक्शन के साथ में एक बार जल्दी से इसको रिकैप करते हैं हम लोग पूरा, तो आप ध्यान से देखते चलेंगे। देखिए वृषण का जब एलएस काट कीजिएगा तो सबसे बाहरी संरचना आप कल पढ़े थे टीएस में कि बाहरी संरचना को परत को ट्यूनिका बोलते हैं। 3 तरह का था, बाहरी था ट्यूनिका वेजाइनलिस, मध्य था ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया और आंतरिक था ट्यूनिका वास्कुलोसा। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग देख क्या रहे हैं आपको क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए यह वृषण है तो उसके लंबाई से काट करके जो हम लोग स्टडी करेंगे तो इस तरह का दिखाई देगा। कल हम लोग टीएस पढ़े थे, मतलब कि इस तरह से काट करके देखने के बाद जो हम लोग कल पढ़े थे एलएस पर कैसा दिखाई देता है हम लोग चर्चा करेंगे उस। देखिए वृषण का एलएस काट करने पर बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, सबसे बाहरी लेयर या तो आप टीएस करिए या एलएस करिए, सबसे बाहरी लेयर तो चेंज नहीं होगा। बाहरी लेयर को बोल रहे हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। अब दूसरा लेयर था ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया। बोलिएगा सर तो आप लिखबे ना किए, तो शुरुआत में भी बोले कि वृषण का दूसरा परत जो है ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया वह वृषण में धंसकर मतलब ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया वृषण में धंस करके कोष्टक का निर्माण करता है जिसको बोलते हैं वृषण कोष्टक। और लगभग एक वृषण में लगभग इस तरह का जैसे 1, 2, 3, 4 कोष्टक बनाए हैं, इस प्रकार का 250 कोष्टक लगभग एक वृषण में पाया जाता है। किससे बना था? द्वितीय परत जो था ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया वह वृषण में धंस करके क्या बनाया? वृषण कोष्टक बनाता है, या इसको हम लोग वृषण पालिका भी बोलते हैं, या इसको हम लोग पिंडक भी बोलते हैं। तो यह वृषण कोष्टक का निर्माण हुआ। 250 कोष्टक लगभग एक वृषण में था। इसके बाद देखिए 2 वृषण कोष्टक के बीच वाला जो स्पेस था उसको हम लोग बोल रहे थे सेप्टम। उसके बाद देखिएगा प्रत्येक कोष्टक जो है 250, इसमें लगभग हर एक कोष्टक में 1 से 3 जो है शुक्रजनक नलिकाएं हैं। शुक्रजनक नलिकाएं में ही शुक्राणु बनेगा। जो शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाएं में बनेंगी वह शुक्राणु वृषण जालिका एक जाल समान जो है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम नाम ही है वृषण जालिका। तो जो शुक्राणु या शुक्रजनक नलिकाओं में बना था, और एक चीज और, अगर 250 कोष्टक है, कोष्टक के बीच वाले जगह को क्या बोल रहे हैं? जैसे इस वाले जगह को, इस वाले जगह को, ये सबको क्या बोलेंगे? सेप्टम। तो अगर 250 कोष्टक है, बीच वाले जगह को सेप्टम, और प्रत्येक कोष्टक में कितना बोल रहे हैं? 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं हैं। तो
प्रत्येक वृषण में लगभग कितना हो जाएगा, 750 होगा कि नहीं, 250 कोष्ठक है और हर एक में 1 से 3 है, तो टोटल लगभग 750 जो है आपका शुक्रजनक नलिकाएं पाए जाते हैं प्रत्येक वृषण में। बात समझे? तो शुक्रजनक नलिकाएं खुले थी, किसमें खुली थी, जाकर के वृषण जालिका में। वृषण जालिका से 10 से 15 इस समान जो है पतली नली शुक्राणु को आगे लेकर बढ़ती है, 10 से 15, इसका नाम है शुक्र अपवाहक नलिकाएं, है ना। तो शुक्र अपवाहक नलिकाएं जो है वह भी जो है 6 मीटर लंबा अधिवृषण में, कुंडलित संरचना अधिवृषण में खुलता है, तो यह अधिवृषण हो गया। और यहां से शुक्राणु फिर शुक्रवाहिनी लेकर के आगे बढ़ती है और शुक्रवाहिनी जो है शुक्राणु को लेकर शुक्राशय तक पहुंचती है। जल्दी से 10 सेकेंड में शुक्राणु कहां बना था, शुक्रजनक नलिकाओं में, कहां पहुंचा था, वृषण जालिका में, वृषण जालिका से अपवाहक नलिकाओं में, फिर अधिवृषण में, अधिवृषण से कहां, शुक्रवाहिनी में, और शुक्रवाहिनी से शुक्राशय में आगे हम लोग देखेंगे। तो आप इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले ले। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले। चलिए, हो गया होगा बाबू। देखिए, एलएस काट करने पर जो है सबसे बाहरी जो है परत जो है वृषण का एलएस काट करने पर इसकी बाहरी परत को क्या बोलते हैं बाबू, ट्यूनिका वेजाइनेलिस। टीएस में भी हम लोग देखे थे। अब वृषण का मध्य परत वृषण में या मध्य परत, उसको क्या बोले थे बाबू, ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया वृषण में धंसकर वृषण कोष्ठक मतलब इसको क्या बोले थे, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल का निर्माण करता है। मतलब कि वृषण का मध्य परत ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया वृषण में धंसकर वृषण कोष्ठक का निर्माण किया। प्रत्येक वृषण में लगभग
250 कोष्ठक, प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कोष्ठक पाई जाती है। और कोष्ठक के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं बाबू? सेप्टम। वृषण के 2 कोष्ठकों के बीच रिक्त स्थान को सॉरी, रिक्त स्थान को क्या बोलते हैं बाबू? सेप्टम कहते हैं। जल्दी से हम लोग देख लेंगे। वृषण का एलिस काट करने पर इसकी बाहरी परत क्या था? ट्यूनिका वेजाइनलिस कहते हैं, या ट्यूनिका वेजाइनलिस होता है। काट करने पर इसकी बाहरी परत को कहते हैं, भी ठीक था झूठ। वृषण का एलिस काट करने पर इसकी बाहरी परत को ट्यूनिका वेजाइनलिस कहते हैं। वृषण का जो मध्य परत है वो क्या है? ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया, जो वृषण में धंसकर वृषण कोष्ठक का निर्माण करता है। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कोष्ठक पाए जाते हैं। और वृषण के 2 कोष्ठकों के बीच के जगह को क्या बोलते हैं बाबू? सेप्टम। अभी हम लोग बात किए थे। अब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। हो गया? ओके। अब देखिए, जो 250 कोष्ठक है, जो प्रत्येक कोष्ठक में 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं थी। वृषण के प्रत्येक कोष्ठकों में 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है। वृषण के प्रत्येक कोष्ठकों में 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। जिसमें क्या होगा बाबू? शुक्राणु का निर्माण होता है। तो बार बार एक ही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। अब 250 लगभग कोष्ठक था और प्रत्येक कोष्ठक में 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं हैं। इसलिए जो है एक वृषण में, प्रत्येक वृषण में कितनी शुक्रजनक नलिकाएं? 750 हो जाएंगे। प्रत्येक वृषण में लगभग
750 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। मतलब कोष्ठ 1 से 3 जो है प्रत्येक कोष्ठक में और 250 कोष्ठक है, इसलिए प्रत्येक वृषण में लगभग 750 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाएंगी और सभी शुक्रजनक नलिकाओं आपस में मिलकर के जाल जैसी संरचना किसमें वृषण जालिका में खुलती है ना। सभी शुक्रजनक नलिकाएं आपस में मिलकर वृषण जालिका, उसको हम लोग अंग्रेजी में बोले थे बाबू क्या, रेटी टेस्टिस में खुलती है। मतलब प्रत्येक शुक्रजनक नलिकाएं आपस में मिलकर वृषण जालिका में मिलती है। वृषण जालिका नाम में ही है, जालिका मतलब एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। अब वृषण जालिका से जालिका से 10 से 15 या 15 से 20 इस तरह से लिखा रहता है, उसमें कंफ्यूजन नहीं है। वृषण जालिका से 10 से 15 शुक्र अपवाहक नलिकाएं मतलब इसको अंग्रेजी में हम लोग बोले थे वैसा इफरेंसिया। वृषण जालिका से 10 से 15 शुक्र अपवाहक है बाबू, अपवाहक नलिकाएं वैस इफरेंसिया शुक्राणुओं को लेकर किसमें खुलेगा, अधिवृषण में। अधिवृषण में खुलती है। मतलब प्रत्येक वृषण जालिका से 10 से 15 शुक्र अपवाहक नलिकाएं वैसा इफरेंसिया शुक्राणुओं को लेकर अधिवृषण में खुलती हैं और आपका अधिवृषण से क्या, शुक्रवाहिनी। अधिवृषण से शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी माने वैस डिफरेंस। अधिवृषण से शुक्रवाहिनी शुक्राणुओं को लेकर कहा मिलेगा, शुक्राशय में, सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल में पहुंचती है। ध्यान देंगे एक बार जल्दी से, वृषण के प्रत्येक कोष्ठक में
आप देख रहे थे 250 कोष्ठक था, प्रत्येक कोष्ठक में 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है जिसमें शुक्राणु का निर्माण होगा। और प्रत्येक वृषण में जब 250 कोष्ठक है तो लगभग कितना 750 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाएंगी और सभी शुक्रजनक नलिकाएं आपस में मिलकर के वृषण जालिका में, अभी आपको दिखाए थे फिगर में, उसमें खुलती है। और वृषण जालिका से 10 से 15 शुक्र अपवाहक नलिकाएं मतलब वैस डिफरेंशिया शुक्राणुओं को लेकर अधिवृषण में खुलती है। और अधिवृषण से शुक्रवाहिनी शुक्राणुओं को लेकर कहां पहुंच गया? शुक्राशय में। आप जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए अब हम लोग जो है यह एलएस सेक्शन खत्म हो गया। आगे का पाठ हम लोग अभी तक पढ़े क्या? वृषण प्राथमिक लैंगिक अंग था, वृषण का 2 कार्य था। वृषण का कार्य 2 क्या था? शुक्राणु का निर्माण करना और न लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना। उसके बाद वृषण का एलएस और टीएस काट हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग वृषण कोष के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब जो अगला पाठ हम लोग पढ़ेंगे अधिवृषण। इसको देखिए एक बुक में इस तरह से एपीडिडाइमेसिस, तो हिंदी है कि अंग्रेजी है ये तो पता ही नहीं चलता। आप एपीडिडाइमिस इस तरह से लिखा रहता है, तो एपीडिडाइमिस, एपीडिडाइमिस। अब ध्यान देंगे एक बार जल्दी से, हम लोग वृषण कोष में देखे थे। यह वृषण जो था इसमें यह घोड़ा के नाल के समान कुंडलित संरचना को ही अधिवृषण बोल रहे थे। अधिवृषण जो है यही था, एक जोड़ा था, एक इधर था जिसे शुक्रवाहिनी जुड़ा हुआ था। और अभी भी हम लोग देखे कि वृषण जालिका से किस प्रकार से जो है अपवाहक नलिकाएं जो निकली थी सॉरी, और अपवाहक से इस तरह से जो है अधिवृषण था, हम लोग देखे हैं। इसी अधिवृषण को हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने। चलिए हम लोग एक एक पॉइंट करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए अधिवृषण क्या है, आपको दिखाई भी दे रहा था, कुंडलित क्वाइल संरचना है, 6 मीटर लंबी है ना। यह 6 मीटर लंबी कुंडलित, कुंडलित मीन्स होता है बाबू क्वाइल्ड। यह 6 मीटर लंबी कुंडलित नलिका है। यह घोड़े के नाल के समान संरचना है जो वृषण से क्या होगा? जुड़ी होती है। इसका बाबू जो है अधिवृषण का इसका 3 भाग होता है। ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं कैपुट, कैपुट
कैपुट क्या था बाबू? जो ऊपरी भाग है जिससे कि जुड़ा हुआ था क्या? अपवाहक नलिका है। यह अधिवृषण का ऊपरी भाग है जिससे शुक्र अपवाहक नलिका जुड़ी होती है। यह अधिवृषण का ऊपरी भाग है जो जिससे शुक्र अपवाहक नलिका जुड़ी होती है। दूसरा भाग है बाबू कॉर्पस। किसका है भाग? अधिवृषण का। यह अधिवृषण का मध्य भाग है और तीसरा काउडा। CAUDA काउडा यह अधिवृषण का निचला भाग है जिससे क्या जुड़ा हुआ होता है बाबू? शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी जुड़ी होती है। हम लोग जल्दी से देखेंगे अधिवृषण एपिडिडाइमिस के बारे में। यह 6 मीटर लंबी कुंडलित नलिका है। यह घोड़े के नाल के समान संरचना है जो वृषण से क्या होता है बाबू? जुड़ा होता है या जुड़ी होती है। इसका 3 भाग है। ऊपरी भाग को जो है कैपुट बोलते हैं। यह अधिवृषण का ऊपरी भाग है जो किससे? शुक्रवाहक या शुक्र अपवाहक नलिका भासी फ्रेंसिया से जुड़ा हुआ था। इसका मध्य भाग को क्या बोल रहे हैं? कॉर्पस। और इसका निचला हिस्सा को बोल रहे हैं काउडा। यह अधिवृषण का क्या है? निचला भाग है जिससे क्या होता है? शुक्रवाहिनी जुड़ा होता है। तो यह अधिवृषण के बारे में था। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बाबू आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अधिवृषण का कार्य। अधिवृषण का कार्य, फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमस। सबसे पहला काम है बाबू कि यह शुक्राणु का जो है अस्थाई संचय इसमें होता है। तो इसमें शुक्राणु का अस्थाई संग्रह मतलब क्या? टेम्पररी स्टोरेज। टेम्पररी स्टोरेज होता है और कहा जाता है कि अधिवृषण में 1 माह तक लगभग संचय होता है शुक्राणु का। और 1 माह के बाद अगर इसमें जो है
शुक्राशय में अगर नहीं पहुंचेगा स्खलन वाहिनी में तो यह फिर से रिसाइकल्ड हो जाता है। तो यह शुक्राणु का क्या है, अस्थायी संग्रह होता है। यह शुक्राणुओं को क्या करता है, पोषकता प्रदान करता है। यह शुक्राणुओं को क्या करता है बाबू, परिपक्वता भी, इसमें आकर के जो शुक्राणु बनता है वो परिपक्व होते हैं, मेच्योर होते हैं। जैसे हम लोग भी बचपन में थे इमेच्योर, फिर धीरे धीरे मेच्योर होते हैं, उस प्रकार शुक्राणु भी इमेच्योर होता है, वो अधिवृषण में ही जाकर क्या होता है, परिपक्व होता है। तो यह शुक्राणुओं को परिपक्वता मतलब मैच्योरेशन, यह शुक्राणुओं को परिपक्वता प्रदान करता है। तो यह सब फंक्शन है, मतलब अधिवृषण प्रोवाइड नरिशमेंट, कैपेसिटेशन, है ना, ये सब जो है प्राप्त करता है। इसमें एक और, यह शुक्राणु को निषेचन करने की क्षमता, जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू कैपेसिटेशन, यह शुक्राणु को कैपेसिटेशन, यह शुक्राणु को निषेचन करने की क्षमता, कैपेसिटेशन प्रदान करता है। आप जल्दी से देखेंगे अधिवृषण का कार्य, इसमें शुक्राणु का क्या हो रहा है, अस्थायी संग्रह होता है, टेम्परेरी स्टोरेज। यह शुक्राणु को क्या करेगा, पोषकता प्रदान करेगा, नरिशमेंट या न्यूट्रिशन प्रदान करता है, और शुक्राणु को परिपक्व मेच्योर होने में मदद करता है। शुक्राणु को निषेचन करने की जो क्षमता जो है, कैपेसिटेशन, भी इसी अधिवृषण में प्राप्त होता है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए, अब अधिवृषण के बाद अगला पाठ है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी, वैस डिफरेंस, देखिए बाबू, यह जो है आप देखे थे, जो वृषण कोष में यह वृषण था, उसमें अभी देखिए आप अधिवृषण, अधिवृषण से इस तरह से दोनों तरफ, अधिवृषण से शुक्राणु को लेकर के एक नलिका, एक वाहिनी जो आगे बढ़ी थी, उसी को हम लोग बोले थे शुक्रवाहिनी। क्लियर? तो एक जोड़ा है, तो यह एक जोड़ा लगभग 25 से 40 सेंटीमीटर लंबी नलिका है, जो वक्षण नाल से
होते हुए शुक्राशय में पहुंचकर स्खलन वाहिनी मतलब कि एजाकुलेटरी डक्ट में खुलती है। यह क्या है बाबू? यह एक जोड़ा लंबा, यह एक जोड़ा लगभग 25 से 40 सेंटीमीटर लंबी नलिका है जो वक्षण नाल से होते हुए कहा शुक्राशय में पहुंचकर स्खलन वाहिनी में खुलती है। अगर इसका कार्य की बात करेंगे तो क्या करता है? यह शुक्राणुओं को कहां से? अधिवृषण से लेकर कहा बाबू? शुक्राशय में, सेमिनल वेसाइकल में। क्लियर? तो शुक्रवाहिनी एक जोड़ा 25 से 40 सेंटीमीटर लंबी नलिका है जो वक्षण नाल से होते हुए शुक्राशय में पहुंचकर स्खलन वाहिनी में खुलती है। यह शुक्राणुओं को कहां से? अधिवृषण से लेकर के कहां पहुंचा देता है? शुक्राशय में पहुंचा देता है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। शुक्रवाहिनी जो है के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे शुक्राशय। सेमिनल वेसाइकल। एक बार हम लोग जल्दी से देखेंगे। ये वृषण कोष था, ये अधिवृषण था, यह शुक्रवाहिनी लेकर के बढ़ा। शुक्रवाहिनी देखिए आप इस तरह से बढ़ करके, मान लीजिए इस तरह से लेकर के गया और यहां पर आप देखिए इस तरह से शुक्रवाहिनी जो है शुक्राणु को लेकर यही शुक्राशय में लेके जाता है। तो आपको दिखना चाहिए शुक्राशय कितना है? एक जोड़ा है। नाम ही है इसका शुक्राशय। शुक्राशय, आशय मीन्स क्या होता है? जहां ठहरने का जगह हो। तो शुक्राणु का यह जो है ठहराव वाला जगह है, जहां परमानेंट जो है शुक्राणु जाकर के अस्थायी रूप से ठहरता है। डिविजन में अस्थायी हम लोग बात कर रहे थे। इसमें जो है शुक्राणु परमानेंट रूप से जो है स्टोर होता है। क्लियर? तो यह क्या है? एक थैलानुमा संरचना है, एक जोड़ा है ना। ग्रंथि का ये कार्य करता है और लगभग 60% वीर्य का निर्माण इसी शुक्राशय में होता है। क्लियर? शुक्राशय क्या है? यह एक जोड़ा थैलानुमा बैग लाइक, यह एक जोड़ा थैलानुमा ग्रंथि है
जो जो मूत्राशय के नीचे उदर गुहा में स्थित होता है ना। यह एक जोड़ा थैला नुमा या थैली नुमा जो है ग्रंथि है, जो मूत्राशय के नीचे उदर गुहा में स्थित होता है। शुक्राशय में जो है शुक्राणु का क्या होता है, परमानेंट जो है, अस्थाई जो है संग्रह होता है। तो इसमें शुक्राणुओं का अस्थाई संग्रह, मतलब परमानेंट स्टोरेज जो है, स्थायी संग्रह होता है। अब ध्यान देंगे आप, यह ग्रंथि है, इसमें जब शुक्राणु पहुंचता है तो यह ग्रंथि जो है कुछ रसायन जो है, कुछ केमिकल जो है सिक्रीट करता है और शुक्राणु को जो है वीर्य में बदल देता है। तो लगभग जो है यह 60% वीर्य का निर्माण इसी सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल और सीमेन नहीं लग रहा है, दोनों एक टाइप, सीमेन सेमिनल। तो यह लगभग 60% वीर्य का निर्माण करता है। यह ग्रंथि फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन एवं सेमिनोजेलिन का स्त्राव करता है। देखिए यह ग्रंथि जो है फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन और सेमिनोजेलिन का स्त्राव करता है। देखिए पहले समझ लीजिए, फ्रक्टोज जो है बाबू, फ्रक्टोज आप जानते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज है ना, सुक्रोज, ये सब जो है शुगर का डेरिवेटिव्स है। तो फ्रक्टोज क्या करता है, यह शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है। और कहा जाता है कि जिस प्रकार का फ्रक्टोज जो है आपका यह शुक्राशय बनाता है, वैसा नर के शरीर के किसी भी भाग में वैसा फ्रक्टोज नहीं बनता है। इसलिए इसी फ्रक्टोज का काम था क्या, शुक्राणु को ऊर्जा देना। और जब रेप बलात्कार का जब केस होता है तो कोई भी फीमेल पीड़ित जब किसी पर एलिगेशन लगाती है तो आरोपी का जो है वह फ्रक्टोज टेस्ट से ही, फोरेंसिक जांच में फीमेल का जो है वेजाइना में, योनि मार्ग में, जेनाइटल ट्रैक में, जनन मार्ग में यही फ्रक्टोज का जांच होता है। तो फ्रक्टोज इज ए एविडेंस फॉर फोरेंसिक टेस्ट ऑफ रेप विक्टिम फीमेल। जो बलात्कार पीड़ित महिला का एक फोरेंसिक जांच में इसी फ्रक्टोज का जांच होता है। तो फ्रक्टोज ऐसा शरीर के किसी भी पार्ट में नहीं बनता है जैसा शुक्राशय बनाता है। तो फ्रक्टोज क्या करता है बाबू, शुक्राणु को
फ्रक्टोज शुक्राणु को ही क्या करेगा, ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा प्रदान करता है। तो जल्दी से हम लोग देखेंगे शुक्राशय एक जोड़ा थैलीनुमा ग्रंथि है जो मूत्राशय के नीचे उदर गुहा में स्थित होता है। इसमें शुक्राणु का स्थायी संग्रह होता है। लगभग 60% वीर्य का निर्माण यह शुक्राशय कर देता है। यह ग्रंथि शुक्राशय फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन और सेमिनोजेलिन का स्राव करता है। फ्रक्टोज क्या किया, शुक्राणु को ऊर्जा प्राप्त प्रदान किया। हम बोल रहे हैं कि इस प्रकार का फ्रक्टोज नर के शरीर में किसी भी अंग में नहीं बनता है। तो यह रेप विक्टिम, बलात्कार पीड़ित के फोरेंसिक जांच में इसी फ्रक्टोज का टेस्ट होता है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। फ्रक्टोज के बाद हमारा दूसरा था बाबू प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है कि यह शुक्राणुओं को सक्रिय बनाता है और योनि में जब वीर्य को छोड़ा जाता है तो योनि में संकुचन पैदा कराता है योनि मार्ग में। तो प्रोस्टाग्लैंडिन शुक्राणु को सक्रियता प्रदान करता है एवं यह योनि में संकुचन पैदा करता है। क्लियर। और इसका अंतिम जो था आपका सेमिनोजेलिन। सेमिनोजेलिन क्या करता है बाबू, यह वीर्य को गाढ़ा और चिपचिपा बनाता है, जमने में मदद करता है, कोगुलेशन में मदद करता है, थक्का जमने में। तो सेमिनोजेलिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। एक प्रकार का प्रोटीन है जो वीर्य का स्कंदन माने होता है क्लॉट या कोगुलेशन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग स्कंदन, कोगुलेशन या इसी को हम लोग बोलते हैं क्लॉटिंग। तो यह वीर्य का स्कंदन, कोगुलेशन अर्थात गाढ़ा एवं चिपचिपा माने होता है विस्कस का स्कंदन अर्थात गाढ़ा एवं चिपचिपा बनाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि शुक्राशय ग्रंथि था 3 केमिकल फ्रक्टोज जो शुक्राणु को एनर्जी दे रहा था, जिसका फोरेंसिक रेप टेस्ट में यूज किया जाता है। बार बार बोल रहे हैं वैसा फ्रक्टोज बॉडी के किसी भी पार्ट में नहीं बनता है, केवल शुक्राशय में बनता है। इट इज एविडेंस फॉर रेप विक्टिम फीमेल। तो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फ्रक्टोज, and as we know that glucose, fructose, galactose, maltose, sucrose are the derivatives of
sugar, so fructose also provide energy to sperm. Second one is prostaglandin. Prostaglandin make active sperms and it also make contraction within female vagina. And third one is seminoxylin. Seminoxylin is a type of protein which help in semen coagulation as well as it make semen thick and viscous. So that's it for today. Today we have already discussed about LS section of testis. We have discussed about vast difference. We have discussed about seminal vesicle. So keep watching video. Try to watch live video. लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए और लाइव देखने का प्रयास कीजिए। और आप लोगों के लिए जो एक ही वीडियो में सुबह में 12th के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए जो है व्यवस्था किया गया है। बात चल रही है, टाइम फिक्स होने पर आपका बायोलॉजी भी उसी टाइम स्लॉट के साथ हो जाएगा। लेकिन जब तक उसमें नहीं है, हम लोग का बायोलॉजी जो है, हम लोग प्रतिदिन 6 से 7 इवनिंग में हम लोग जो है इवनिंग में हम लोग 6 से 7 में बायोलॉजी पढ़ेंगे। 10-5 मिनट जो है आगे हो सकता है, सेटिंग में नेटवर्क प्रॉब्लम या किसी भी तरह से। आप नंबर पे फोन कर परेशान ना करेंगे, आप निश्चिंत रहेंगे कि बायोलॉजी है तो है, 6 से 7 टाइमिंग है। अब मान लीजिए 10 मिनट लेट होगा तो 1 घंटे का आपको वीडियो मिलेगा, तो आप अच्छे से इत्मीनान से नोट्स बनाते चले, पर डे का वीडियो देखे, सभी सब्जेक्ट का बनाते चले और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो समय का डिमांड का मांग, जो समय का डिमांड है उसके अनुसार हम लोग द बेस्ट, हम भी आपका पूरा डीडीएस परिवार, डीडीएस एजुकेशनल ग्रुप, डीडीएस कोचिंग सेंटर्स के सभी सर हर एक सेक्शन का, जूनियर सेक्शन में 9-10th के लिए भी आपका जो है सभी वीडियो का व्यवस्था किया गया है। हमारे पिंटू सर, विकास सर, हिंदी के अभिषेक सर, 10th के लिए, 9th के लिए भी आप लोग के लिए जो है, जनरल कंपटीशन के लिए आपका जो हिस्ट्री प्रवीण सर के द्वारा, और 12th का सारा सब्जेक्ट आप जानते हैं, परिचित हैं, आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। जो बच्चे हमारे अपने हैं वो भी पढ़ ही रहे हैं, जो बच्चे हमसे नए ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ रहे हैं, या आपको लगता है कि आपका कोई मित्र, कलीग्स, दोस्त, रिलेटिव्स, तो आप उसको जरूर शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जो है शेयर करें। और YouTube के माध्यम से डीडीएस एजुकेशनल ग्रुप के क्वालिटी एजुकेशन से आप जुड़े, आपको ज्यादा से ज्यादा आप लाभान्वित हो। इसी कामना के साथ, आपके उज्जवल भविष्य के साथ जो है हम आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल आगे हम लोग नेक्स्ट डे विथ नेक्स्ट एनर्जी, नेक्स्ट डे विथ नेक्स्ट enthusiasm, we will start with our next topic. That's it for today. Thanks for you for keeping with us, keeping with DDS Educational Group online video. Thanks once again. हो गया।